दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक इलाका है ताटीपुर और इसी ताटीपुर इलाके में एक जगह है तृप्ति नगर और इसी तृप्ति नगर में एक परिवार रहा करता था। परिवार के जो मुखिया थे रवि दत्त दुबे, लगभग 58 साल इनकी उम्र थी। पैसे से एक कलेक्टरेट में क्लब थे, यानी सरकारी नौकरी। अच्छा खासा पैसा था इनके पास, इस वजह से पूरे इलाके में इनका नाम था। इनका रुतबा था, 2 मंजिला बढ़िया आलीशान मकान बना हुआ था, लाखों के फर्नीचर लगे हुए थे। परिवार में इनकी एक बेटी थी, कृतिका दुबे 17 साल की लड़की थी, साथ ही 12 साल का बेटा जो उसका बीवी भारती नाम था। कृतिका दुबे बड़ी थी तो बड़े धूमधाम से इन्होंने उसकी शादी फिक्स की। उसके बाद शादी की। शादी के बाद फिर जब बेटी अपनी ससुराल गई तो जिस हिसाब से इन्होंने सोचा था कि परिवार वाले ख्याल रखेंगे, बढ़िया परिवार मिला है, अच्छा पति मिला है, शायद ये चीजें थी ही नहीं। जो कृतिका का पति था इसको परेशान करने लगा, कहने लगा कि तुम्हारे पिता जो है वो कलेक्टरेट में है तो उनसे कहो कि एक नौकरी मुझे भी दिलवाए, एक सरकारी नौकरी मुझे चाहिए। तमाम तरह के प्रताड़ना करने लगा, टॉर्चर करने लगा। अब कुछ वक्त तक कृतिका बर्दाश्त करती, लेकिन जब कृतिका को लग गया कि बर्दाश्त करने का कोई मतलब नहीं है तो फिर कृतिका ने अपने पिता को बताया, अपनी माँ को बताया। माँ बाप ने कहा कि अब वहां तुम्हें दिक्कत है तो एक काम करो, तो अपने ससुराल को, अपने पति को छोड़ो और मायके चली आओ और यही रहो। चूंकि माँ बाप के लिए कभी भी अपनी बेटी बोझ होती नहीं, लिहाजा जो कृतिका है अपने ससुराल वालों को छोड़कर अपने मायके आ जाती है और इस तृप्ति नगर इलाके में अपने माँ बाप के साथ रहने लगती है। अब पूरा परिवार बिल्कुल ठीक तरीके से रह रहा था। सारी परिवार के लोग खुश थे। परिवार की खुशी ऐसी थी कि आसपास के लोग भी मिसाल देते थे कि बड़ा अच्छा परिवार है, सारे लोग खुश हैं। इधर 58 साल इनकी उम्र हो चली थी, 2 साल में इनकी रिटायरमेंट थी, तो ये भी अच्छी खासी तैयारी में जुटे हुए थे। अलग अलग धंधों के बारे में, अलग अलग कामों के बारे में सोच रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद क्या किया जाए जिससे परिवार का भविष्य उज्जवल हो। ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन 4 अगस्त साल 2021 को ना जाने कैसे इनके परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। दरअसल 4 अगस्त को, यानी आज से ठीक 3 साल पहले, जो रवि दत्त दुबे हैं, जो उनके बाकी परिवार के लोग हैं, सारे लोग शाम को अपने काम से लौटते हैं। रवि दत्त दुबे अपने ऑफिस से लौटते हैं, जो उनकी बेटी थी अपनी स्कूल से, जो बेटा था वो ट्यूशन से, सारे लोग लौटते हैं। उसके बाद रात को बैठ के एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद इनके घर का जो तरीका था कि सारे लोग खाने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खाते थे। ग्राउंड फ्लोर पे ही किचन था, ग्राउंड फ्लोर पे ही गेस्ट रूम था, सारी चीजें थी, लेकिन जो सबके बेडरूम बने हुए थे वो फर्स्ट फ्लोर पे थे। यानी आप नीचे खाना खाते, सारी चीजें कर, उसके बाद जब सोना हो तो ऊपर अपने अपने कमरों में चले जाते। 4 तारीख को भी ये सारे लोग खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में जाते हैं। जाने के बाद सारे लोग सो जाते हैं। जैसे जैसे रात चढ़ती है सारे लोग गहरी नींद में सो रहे, लेकिन इस बीच जैसी रात के 2 बजते हैं अचानक से धमाके की आवाज आती है। अब जैसे धमाके की आवाज आई, सारे लोग जागते हैं, लाइट ऑन करते हैं जिस कमरे से धमाके की आवाज आ रहे थे। बड़ी हैरानी के साथ घबराए हुए उस कमरे की तरफ जाते हैं और जैसे ही सारे लोग कमरे में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि रवि दत्त दुबे के शरीर में गोली लगी हुई है। रवि दत्त दुबे के शरीर में गोली लगी हुई है, साथ ही पूरे शरीर से खून निकल रहा। गोली इतनी करीब से लगी थी कि रवि दत्त दुबे के शरीर में जान बची नहीं थी, यानी रवि दत्त दुबे गोली लगने की वजह से मर चुके थे। अब जैसे ही परिवार के लोग ये सारी चीजें देखते हैं, फौरन रोना पीटना चालू होता है। आसपास के सारे लोग सुनते हैं, फौरन आसपास के सारे लोग इकट्ठा होते हैं, घर के अंदर दाखिल होते हैं। फौरन पुलिस को फोन लगाया जाता है। पुलिस आती है, पूरे क्राइम सीन को चेक करती है, बॉडी को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। साथ ही अब सबको वहां से हटाती है और पूरे घर की बारीकी से जांच करती है। पूरे घर की जब बारीकी से जांच करती है तो 4 चीजें बड़ी क्लियर निकल के सामने आई। पहला कि घर में कोई फोर्सफुली एंट्री नहीं हुई थी। अगर कोई जबरदस्ती दाखिल होता तो कुछ सामान अस्त व्यस्त होते, कुंडी या उखड़ी होती। घर कुंडी थी जो दरवाजे थे, सारी चीजें बिल्कुल ठीक, मानो कोई खरोच तक नहीं। दूसरी चीज ये थी कि अगर कोई गोली मार के भागेगा तो गोली मार के भागने पे पैरों की निशान होगी। परिवार के जो लोग हैं उन्होंने पैरों की आवाज सुनी होगी। पुलिस वाले परिवार लोगों से जब पूछते हैं कि क्या आपने किसी के पैरों की भागने की आवाज सुनी, तो सारे परिवार के लोग मना कर देते हैं। तो जब भागने की आवाज नहीं आई तो फिर मतलब क्या निकला। तीसरा, तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो यहाँ से एक चीज निकल के सामने की जो गोली है वो बड़ी करीब से मारी गई है। तो अगर गोली करीब से मारी गई है तो ऐसी सूरत हाल में
जो कातिल होगा एकदम अगर करीब से उसने गोली मारी और कमरा जब बारीकी से चेक किया गया तो उस कमरे में कोई ऐसी जगह थी नहीं जिसमें बिना घर में प्रवेश के गोली मार दी गई हो और घर में किसी के एंट्री की कोई निशान नहीं। तीन सारे थियरीज को जब पुलिस वालों ने देखा कि घर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से गोली मारी जाए बाहर से, यानी जो क्राइम से कोई ऐसी खिड़की ना कोई सदर वजह कोई बाहर से आके गोली मार दे बिना घर में दाखिल हुए। वार्निंग साइन, ना घर में कोई फोर्सफुल एंट्री थी, ना परिवार वालों ने किसी को देखा, ना किसी पर कोई डाउट, तो पुलिस वालों ने मान लिया कि जो मामला है वो सुसाइड का है। कोई प्रेशर रहा होगा, कोई दिक्कत रही होगी, इसी वजह से इन्होंने सुसाइड कर लिया। परिवार वालों से जब पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने भी कह दिया कि हाँ हो सकता है सुसाइड हो, यानी परिवार वाले भी आत्महत्या मान चुके थे, पुलिस वाले भी मान चुके थे। मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ने वाला था, लेकिन पुलिस वालों में भी कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जिनके अंदर जमीर जिंदा होता है। दरअसल सारी चीजें तो ठीक थी, लेकिन एक चीज खाई जा रही थी। पहला कि जिस हथियार से, जिस गन से ये सुसाइड किया गया, वो हथियार कहाँ गया। इस बारे में भी कुछ पुलिस वालों ने कहा कि हो सकता है कि क्राइम सीन पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, उन्हें इससे कोई नौजवान रहा होगा जिसने लालच में या फिर जिज्ञासा में उस हथियार को चुरा लिया हो। आमतौर पर कई बार ऐसा हुआ है पुलिस रिकॉर्ड में कि जो जिसका कत्ल होता है, जिसकी डेड बॉडी मिलती है, उसके मोबाइल या फिर उसकी सारी चीजें, बस ये सारी चीजें लोग चुरा लेते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ से भी इस बात की पुष्टि हो जाती है कि चलो हो सकता है किसी ने हथियार चुरा लिया हो, लेकिन दूसरी की अगर सुसाइड भी किया तो मोटिव क्या था। इसको ना कोई प्रेशर था, ना कोई दिक्कत थी, ना पैसे की कोई दिक्कत थी, ना कोई परिवार में ऐसी कोई बात, तो फिर सुसाइड करेगा क्यों। बस यही दो सवाल ऐसे थे जो पुलिस वालों को खाए जा रहे थे। पुलिस वालों ने बयान दे दिया कि ये मामला सुसाइड का है। मीडिया भी दूसरी तरफ बंट गई, परिवार वाले भी एकदम रिलैक्स हो गए। लेकिन पुलिस वाले गुप्त तरीके से जांच करते हैं। सबसे पहले ये पता करते हैं कि क्या किसी से कोई दुश्मनी थी। जब ये पता चलता है कि नहीं, पर एक दिक्कत सबसे बड़ी थी कि कोई फोर्सफुली एंट्री नहीं हुई थी। ऐसा भी कहीं निशान नहीं था कि मानो कोई आया भी हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कातिल है घर के इन्हीं सदस्यों में से कोई हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो। खासकर अब परिवार वालों पे ही डाउट था, क्योंकि कोई बाहरी वहां था नहीं। तो फिर पुलिस वालों ने परिवार वालों को भी इस गलतफहमी में रहने दिया कि हम मान लेते हैं कि सुसाइड है। अब गुप्त तरीके से पुलिस वाले पूरे परिवार की कुंडली निकाल रहे थे। पहला डाउट भारतीय पिता की कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई विमा वगैरह का मामला हो, कोई नाजायज संबंध का कोई चक्कर है। जब भारती की पूरी कुंडली खंगालते गुप्त तरीके से उसके बारे में पता करते हैं, पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, सादी वर्दी में आके घर के आसपास चेक करते हैं, तो लगभग 2-4 दिनों तक भारती के ऊपर सख्ती सुई रखते हैं। लेकिन तमाम छानबीन में, तमाम पूछताछ में कोई भी ऐसी चीज नहीं निकल के सामने आई जिससे लगे कि हम भारती इस मामले में शामिल हो। अब जैसे ही भारती का नाम कटा फौरन हुई थी, वो कृतिका की तरफ घूम गई। ये हो सकता है कि चूंकि इसकी शादी भी इसी वजह से टूटी थी कि पिता से कुछ डिमांड थी। पिता नहीं मान रहा था, पिता ने बुला लिया। तो संभव है कि भारती की जो बेटी है कृतिका को ऐसा लगा कि अगर मैं पिता को मार दूंगी तो कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, तो मैं उसको लेके अपने पति की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगी। अब मोटिव भी समझ में आ गया, सख्त भी हो गया। लिहाजा पुलिस वाले कृतिका के बारे में बारीकी से छानबीन करते हैं, बारीकी से क्राइम सीन पे उसकी मौजूदगी चेक करते हैं। तो जब काफी दिन तक इसके बारे में भी पता किया जाता है तो उस तमाम जांच पड़ताल में कृतिका को भी क्लीन चिट मिल जाती है पुलिस वालों की नजरों में। अब जैसे ही पत्नी और बेबी दोनों को क्लीन चिट मिली, तब पुलिस वाले अजीब कसमों कसमे कि घर से बाहर कोई गया नहीं, बाहर से अंदर कोई आया नहीं, कोई फोर्सफुली एंट्री की कोई निशान नहीं। तो फिर ये माजरा क्या है। सुसाइड किया तो मर्डर वेपन गायब है, यानी सुसाइड वेपन गायब है, तो ऐसी चीजें हो कैसी रही है। सबसे पूछताछ की जा रही है तो सारे लोगों की बातों में इतना दुख झलक रहा कि लग ही नहीं रहा कि किसी ने कत्ल किया हो। अब पुलिस वाले इसी उधेड़बुन में जांच पड़ताल करते रहते हैं, छानबीन करते रहते हैं। अब बड़ी बेटी को जब क्लीन चिट मिली, पत्नी को क्लीन चिट मिली, तो पुलिस वालों को लगा कि काम करते हैं, छोटी बेटी को भी एक बार परख लेते हैं, क्योंकि आज के टाइम में किसी पे भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। लिहाजा जो पुलिस वाले थे, इन्होंने अपनी सख्ती जो सुई है उसको छोटी बेटी पे कर दी, जिसके उम्र लगभग 17 साल थी। अब उसके बारे में पता करते हैं कि वो कहाँ आती है, कहाँ जाती है, किसके साथ पढ़ती है, क्या करती है, किसी से इसकी दोस्ती थी, किसी से इसका प्यार व्यवहार तो नहीं था, कितने बजे घर पे आई थी, किस कमरे में सो रही थी।
तमाम तरीके की चीजें पता करते हैं। तमाम तरह की चीजों में कोई चीज निकल के सामने नहीं आती। लिहाजा पुलिस वाले काम करते हैं, उसके स्कूल के दोस्तों से भी पूछताछ करते हैं कि चलो उनसे पूछताछ कर लेंगे कि आपने पिता के बारे में कोई ऐसी बातें बोलती थी। जब उसके दोस्तों से पूछा गया तो दोस्तों ने भी कह दिया कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इन्हीं दोस्त में से एक लड़की थी, उसने एक बड़ी अजीब चीज बताई। उसने कहा कि जो एक लड़का है करण राजौरिया, उसका उससे अफेयर चल रहा था और कहीं ना कहीं इस अफेयर को लेकर शायद उसके पिता को कुछ दिक्कत थी। अब जैसे ये चीज पुलिस वालों को पता चली, पुलिस वालों की आंखों में एक वार्निंग साइन चमक सी आई कि हो सकता है इसी वजह से ये कत्ल हुआ हो। लिहाजा अब पुलिस वाले जिस लड़के का नाम आया था करण राजौरिया, उससे पूछताछ करते हैं कि क्या तुम्हारा अफेयर था। लड़का कहता है कि हाँ सर, अफेयर तो था और अभी भी है। फिर पूछते हैं कि तुमने कत्ल क्यों कर दिया। अब जैसे ही ये इल्जाम पुलिस वाले करण राजौरिया पे लगाते हैं तो पहले तो करण राजौरिया जो था एकदम सन पड़ जाता है, एक तरफ रोने भी लगता है कि सर आप मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं, मैं बेकसूर हूं। लेकिन उसको क्या पता था कि पुलिस वाले महज एक कांटा फेंक रहे थे, बस इस इंतजार में कि जो करण है वो फंस जाए। और थोड़ी देर की दबाव बनाने के बाद अंत में जो करण है पुलिस की इस फेंके हुए कांटे में फंस जाता है। जब पुलिस आए लगातार कहते हैं कि तुमने कत्ल किया, तुम ही कातिल हो, तुमको सजा मिलेगी, तुमको फांसी होगी, फांसी नहीं तो उम्र कैद होगी, तुमने गोली मारी है। तो काफी देर तक जब ऐसी बातें पुलिस वाले करते हैं तो अंत में करण कहते हैं कि साहब मैंने नहीं किया, लेकिन जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसने कहा जरूर था मुझसे कि मेरे पिता को मार दो, लेकिन साहब मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने उसके पिता को नहीं मारा, मैंने मना कर दिया, तब से मैं उससे बात भी नहीं कर रहा हूँ। अब चाहे तो उसकी कॉल डिटेल निकाल लीजिए, ना जाने कितने दिनों से मेरी उसकी बातचीत नहीं हुई है। अब पुलिस वालों को उसने अपनी सफाई में ही बोला था, लेकिन पुलिस वालों को उसने बहुत बड़ा क्लू दे दिया था। पहला कि उसकी बेटी ने कहा था कि मेरे पिता को मार दो, और दूसरा कि बातचीत नहीं हो रही और आप कॉल डिटेल निकाल लीजिए। पुलिस वालों ने भी करण की बॉडी लैंग्वेज को जब देखा तो पता चल गया कि हाँ ये क्रिमिनल नहीं है, लेकिन ये क्रिमिनल नहीं है तो कोई और है जो कि बेटी चाह रही है, लेकिन अब ऐसे बेटी से पूछताछ नहीं कर सकते। लिहाजा पुलिस वाले इस 17 साल की लड़की के मोबाइल को सर्विलांस में लगा देते हैं। साथ ही पिछले 1 महीने में इसकी किससे कितनी बात हुई है सारी चीजें चेक करते हैं। अब सारी चीजें करते हैं तो लगभग 20 तारीख तक, यानी 20 जुलाई तक ये जो लड़की थी इसने अपने बॉयफ्रेंड करण से खूब बातें की थी। लेकिन 20 तारीख के बाद पता नहीं क्या हुआ कि करण का नंबर नहीं मिल रहा था। अब करण का नंबर नहीं मिल रहा है। इधर करण ने थ्योरी बताई थी कि ये लघु भी उस तारीख को उसने मुझसे कहा था, तब से मैंने झगड़ा कर लिया, मैंने मना कर दिया। तब फिर ये चेक किया गया कि 20 तारीख के बाद ये किससे बात कर रही, तो जब ये चीजें चेक की गई तो क्या और नाम निकल के सामने आया, और वो नाम था पुष्पेंद्र लोधी। पुष्पेंद्र लोधी से 23 जुलाई से लेकर 4 तारीख तक बेनतहा बात हुई थी, रात में घंटों तक। ये आज अब पुलिस वालों की हुई थी। अंत में पुष्पेंद्र लोधी पे जाके अटके कि कहीं ऐसा तो नहीं इसने कुछ किया हो, क्योंकि जरूरी सत्य कारण में इतना तो फिक्स था कि बेटी शामिल है, लेकिन बेटी ने किया नहीं था। लिहाजा पुलिस वाले पुष्पेंद्र लोधी के बारे में पता करते हैं, इसको उठाते हैं। उठाने के बाद इससे पूछताछ करते हैं तो थोड़ी देर तक तो इधर उधर घुमाता है, लेकिन अब पुलिस वाले अपना पुलिस याददाश्त जब अपनाते हैं तो अंत में पुष्पेंद्र लोधी जो था वो टूटता भी है, पूरी कहानी भी बताता है, साथ ही अपने एक बाल झूम करता है। आप पूरी कहानी जब बता देता है तब पुलिस वाले जाते हैं, उस लड़की को भी गिरफ्तार करते हैं। पहले तो परिवार वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये शामिल है, लेकिन फिर पुलिस वाले सबूत देते हैं, उसके बाद फिर उसको बैठाते हैं। फिर जब पूछताछ होती है तो इस पूछताछ में जो कहानी निकल के सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली थी। दरअसल जो ये लड़की थी इसका अफेयर था, करण से आए दिन चुप के बात करती थी, मिलती जुलती। कई बार ऐसा होता कि ये ट्यूशन के बहाने निकलते, लेकिन उसके साथ पार्क में इधर उधर घूमती रहती है। और संजोग से एक दिन जो इनके पिता थे रवि दत्त दुबे अपने काम को खत्म करके शाम को लौट रहे थे। जिस रास्ते से वो लौट रहे थे संजोग से उसी रास्ते से ये दोनों जा रहे थे। पिता की नजर पड़ी बेटी को, उन्होंने देखा किसी लड़के के साथ, उनको गुस्सा लगी। फौरन उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, इन दोनों को रोका, पूछताछ की। जब इन दोनों की जबान लड़खड़ाने लगी तो फिर लड़खड़ाने के दौरान जब पिता को डाउट हो गया तो पिता ने फिर इन दोनों को थप्पड़ मार दिया। पति प्रेमी को भी थप्पड़ मारा, बेटी को भी थप्पड़ मारा। प्रेमी तो बेचारा बर्दाश्त करके रह गया, साथ ही वादा कर लिया कि मैं बात नहीं करूंगा, दूर रहूंगा। लेकिन जो बेटी थी वो जल भून जाती है, लगातार उस लड़के से बात करना चाहती थी, उसके साथ रहना चाहती थी।
एक बार जब उस पिता ने थप्पड़ मारा तो सारी चीजें नॉर्मल हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद फिर पिता ने देखा कुछ लड़के से बात कर रही, तो इस बार फिर उस लड़की की पिटाई कर दी। इस लड़का को भी डांटा भड़का रहा। ये सिलसिला कई बार चला। बेटी लगातार पकड़ी गई पिता के हाथों। पिता लाज शर्म के मारे ना तो अपनी बीवी को कुछ बता रहा, ना परिवार के बाकी लोगों को। लगातार पिता पकड़ता रहा, लगातार डांट तो फटकारता रहा, और अंत में जब बेटी को लगा कि जब पिता है ऐसे ही रहा तो ये मोबाइल वगैरह छीन लेंगे, मुझे किसी से बात नहीं करने देंगे, और हो सकता है एक दिन ट्यूशन वगैरह बंद करवा दे तो मैं करण से मिलने भी नहीं पाऊंगी। इसीलिए ये करण से कहती है कि मेरे पिता ने तुमको थप्पड़ मारा था, इसलिए तुम मेरे पिता को मार दो। अब जैसी करण ये बात सुनता है तो पहले तो एक मुस्पका जाता है कि ये क्या बोल रही है, लेकिन फिर ये कहती है कि अगर मेरे पिता जिंदा रहे, इस दुनिया में रहेंगे, तो मुझे तुमसे बात नहीं करने देंगे और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। तुमको थप्पड़ वार्निंग साइन मारा था, मुझे भी मारा था, इसलिए तुम्हें मेरे पिता को मारना पड़ेगा। अब जैसे ये बात वो बोलती है, करण था सीधा साधा लड़का और पीछे हट जाता, कहता है कि नहीं, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। अब जैसे ही करण मना करता है तो इसके ऊपर तो खून सवार था अपने पिता को मारने का, क्योंकि कहीं ना कहीं पिता जो था इसकी आई उस अयाशी भरी जिंदगी के बीच में आ रहा था। लिहाजा इसने एक दूसरे लड़के से संपर्क किया, जिसका मतलब पुष्पेंद्र लोधी। 23 तारीख से उससे दोस्ती की, उसके बाद उसको प्यार भरी बातें की, उसको अपने जाल में फंसाया। पुष्पेंद्र लोधी जो था पैसे से एक सुपारी की लभी था। अब पुष्पेंद्र लोधी से ये हफ्तों तक बात करते, उसके बाद अपना मोटिव बताती है, कहती है तुम्हें मेरे पिता को मारना पड़ेगा। जब कहती है एक मेरे पिता को मारना पड़ेगा तो कहता है कि मैं तो पैसे से मारता हूँ, फ्री में नहीं। अब पैसे की बात आई तो उसके पास उतने पैसे थे नहीं, इसीलिए अपने शरीर को, अपने जिस्म को आगे कर देती है और कहती है कि तुम उसे मार दो, बदले में तुम मेरे साथ जो करना चाहो, जैसे करना चाहो, जब जब करना चाहो कर लेना। अब जैसी ही ऐसा ऑफर इस पुष्पेंद्र लोधी को मिलता है, साथ ही कहती कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। पुष्पेंद्र लोधी एकदम स्वीकार कर लेता है, खुशी खुशी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी पिता का कत्ल करूंगा, पर तुम वादा ना भूल जाना। लड़की कहती है कि ठीक है। उसके बाद डेट, तारीख, सारी चीजें मुकर्रर होती है। मुकर्रर होने के बाद 4 तारीख को रात में जब सारे लोग खा पी के सो जाते हैं, ये धीरे से घर का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने के बाद घर के अंदर इसको बुलाती है। बुलवाने के बाद उसको चुपचाप से छुपा देती है। छुपाने के बाद फिर रात का इंतजार करती है। जो कुत्ता था, जो कि घर में कुत्ता था, कोई बाहर ही आएगा तो भून सकता था, इसलिए कुत्ते को ले जाकर छत पर छोड़ देती है। उसके बाद रात का इंतजार होता है। इसने खाने में सबके नींद की गहरी दवा भी मिला दी थी कि सारे लोग नींद में रहे, बस पिता को छोड़ के, क्योंकि इससे पता था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी तो उसमें आ सकता है। माँ बाकी परिवार के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। पुष्पेंद्र लोधी जाता है, रात को 2 बजे कट्टे से फायर करता है। फायर करके चूंकि सारे लोग नींद में थे, जब तक होश में आते संभाल पाते 1-2 मिनट का वक्त मिला, उस पर लोधी वहां से भाग गया। इधर बेटी जो थी फौरन जाके घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है, ताकि किसी को पता ही ना चले कि घर के अंदर कोई आया था। और इसी वजह से पुलिस वाले भी उलझ के रह गए, क्योंकि पुलिस वालों को ये लग रहा था कि अगर कोई बाहर से आया होगा तो उसने दरवाजा तोड़ा होगा, कुंडी उखाड़ी होगी, और पुलिस वालों को ऐसी किसी फोर्सफुल एंट्री के निशान मिल नहीं रहे थे। इसलिए पुलिस वाले मान के चल रहे थे कि बाहर से कोई आया नहीं होगा, घर में कोई ऐसी चीज थी नहीं। इसलिए ये जो केस था, ये लगभग 10 दिनों तक ये माना गया कि सुसाइड है। इस केस का खुलासा वहां के जो एसपी थे उस टाइम के, अमित सांघी जी, उन्होंने ठीक आज ही की तारीख यानी 14 अगस्त को, आज से ठीक 3 साल पहले किया था। और जब ये कहानी निकल के सामने आई, जिस केस के बारे वार्निंग साइन में लगभग 10 दिनों तक आसपास के लोग मान रहे थे कि रवि दत्त दुबे ने सुसाइड किया है, जब पता चला कि उनकी 17 साल की लड़की ने अपनी आशिकी के लिए, अपनी अयासी के लिए, अपनी चरित्रहीनता की वजह से अपने पिता का इस तरह से कत्ल करवाया, और सुपारी में कीमत भी क्या दी, अपनी इज्जत, अपना शरीर। तो सारे लोग हैरान भी थे, सारे लोग चौंक भी गए थे। तो ये फिलहाल ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।